ट्रंप अपनी मागा यानी कि मेक अमेरिका फर्स्ट अगेन की पॉलिसी को कुछ बहुत ज्यादा ही सीरियसली ले गए हैं। पहले WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फिर यूनेस्को दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर साइंटिफिक एंड एजुकेशनल पर्पस, देन आपका यूनाइटेड नेशन RWA दैट वर्क्स फॉर द रिलीफ एंड वेलफेयर फंड या वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन, एंड देन आपका UNHRC। जी हाँ, ये सारी वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिससे ट्रंप आपका एग्जिट ले चुके हैं, और ये एग्जिट लेने का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट हर एक उस डेवलपिंग कंट्री पे पड़ रहा है जो इन पर्टिकुलर एजेंसीज पे डिपेंडेंट थी आपकी फंड के लिए। एक और चीज मैंने मिस कर दी, दैट इज USAID, दैट इज यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी जो हेल्थ और डेवलपमेंट सेक्टर के लिए आपकी डेवलपिंग कंट्रीज को फंड देती थी, उससे भी आपका स्ट्रिक्टली मना कर दिया है ट्रंप ने कि हम इसकी भी फंडिंग जो है वो रोक देंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज अलका मिश्रा, और आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ट्रंप एक एक करके वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अपना पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं, और ट्रंप के साथ इस बहती गंगा में इजराइल ने भी कह दिया कि हम यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का मेंबर नहीं है, जो कि बायस्ड है। तो ट्रंप कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन जिसकी स्थापना हमने की थी, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स में से हम थे, और आज यही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएस के टुवर्ड्स बायस्ड हो गई है, और साथ ही साथ इजराइल के टुवर्ड्स भी बायस थी। ये बहुत ज्यादा फेवर में उन कंट्रीज के लिए है जो यूएसए के अगेंस्ट है। तो ऐसे कुछ कहते हुए विड्रॉल किया आपका यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से, और हम देखेंगे कि बेसिकली यूनाइटेड राइट ह्यूमन काउंसिल है क्या, यूनाइटेड नेशंस कि जो क्या बोलते हैं ह्यूमन राइट काउंसिल है, उसमें इंडिया का क्या रोल है, और USAID जैसी ऑर्गेनाइजेशन से जो ट्रंप ने अपना कन्नी काटी है उसके इफेक्ट इंडिया पे क्या पड़ने वाला है। सो स्टार्टिंग विद आफ्टर US इजराइल विड्रॉल्स पार्टिसिपेशन फ्रॉम यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, और एक और बात बता दूं, यूनेस्को का पार्ट USA तो नहीं है, लेकिन इजराइल ने भी यूनेस्को की मेंबरशिप छोड़ दी थी जब आपका पैलेस्टीन के वो बोलता गया यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन से कि आप यूनेस्को से पैलेस्टीन को बाहर निकालिए। जब उसकी बात नहीं सुनी गई तो इजराइल ने पैलेस्टीन से खुद का एग्जिट मार लिया। सो आपका जैसे जैसे कहीं ना कहीं जो आपके ट्रंप के पद चिन्हों पे इजराइल चल रहा है, एंड USA इज डायरेक्टली सपोर्टिंग इजराइल, वो क्लियर पिक्चर में समझ में आ रहा है। सो जैसे ही एग्जिट मारी उसके बाद इजराइल ने भी विड्रॉ किया, और कुछ आपकी टिप्पणी करते हुए उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पे कुछ बातें रखी जो उनके फॉरेन मिनिस्टर्स, इजरायली फॉरेन मिनिस्टर हैं गाइडेंस सार जिनका नाम है, उन्होंने आपकी कुछ चीजें कही, और इनकी एक बहुत लाइन जो मुझे बहुत ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं इंपैक्टफुल लगी, वो ये थी कि द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अस इज क्लियर। In the UNHRC, Israel is the only country with an agenda item dedicated solely to it, and Israel has been subjected to over 100 condemnatory resolutions, over 20% of all resolutions ever passed in the council, and more than against Iran, Cuba, North Korea and Venezuela combined. Israel will not accept this discrimination any longer. इसी तरीके के डिस्क्रिमिनेटरी वर्ड्स का जो इस्तेमाल किया था वो आपका ट्रंप ने भी किया था, और उसी तरीके के इजराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर ने उन्होंने ट्वीट भी किया, और उन्होंने अपनी बहुत एग्जैक्ट और कड़क शब्दों में बोला कि भाई साहब तुमने हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है, एंड वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस। एंड इस यही एक रीजन है, तभी जब आपके यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी जो स्पेसिफिकली यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन पैलेस्टीन के लोगों के लिए काम करती है, जब उससे भी ट्रंप ने बाहर खींच लिया, तब ये समझ क्लियरली सबको आ गया कि ट्रंप इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स इजराइल। तो ये खबर अच्छी है या बुरी, ये उनसे पूछे जो कि इजराइल के अगेंस्ट में है, क्योंकि ट्रंप अब सपोर्ट में पूरी तरीके से इजराइल के आपके आ चुके हैं। Now, what is UNHRC? UNHRC is a United Nation organization. United Nation की स्थापना 1945 में हुई थी, जिसके 6 मेजर ऑर्गन्स थे, जिसमें से
जो 5 ही आज इफेक्टिवली काम करते हैं, 5वां ट्रस्टीशिप काउंसिल इतना इफेक्टिव माना नहीं जाता है। बट हम उसी की सब जो आपका ग्रुप है, सब काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में बात करेंगे, दैट इज यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ह्यूमन राइट काउंसिल से आपको समझ ही आ रहा है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो वैश्विक स्तर पे या फिर दुनिया के स्तर पे उन लोगों के लिए बात करती है जिनके साथ किसी ना किसी का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। नेचुरल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, मतलब जो भी इस तरीके के आपकी बेसिक नीड्स, बेसिक हक को जो कोई भी वॉयलेट करता है, उसके लिए आवाज उठाती है ये ऑर्गेनाइजेशन। अब ये इंडिविजुअली नहीं जाएगी कि तुमने अपने फलाना XYZ कम्युनिटी के साथ या XYZ आदमी के साथ किया, नहीं। इन शॉर्ट ये मेजरली ग्रुप के पर्सपेक्टिव से, अगर कोई किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन, ग्रुप, कास्ट या फिर किसी भी एक एरिया या दबके की अगर इस तरीके का वॉयलेशन होता है, तो ये ह्यूमन राइट काउंसिल उनके लिए आवाज उठाती है और काम करती है। जैसे उइघुर आपके मुस्लिम कम्युनिटी है जो चाइना में रहती है, वो माने जाते हैं कि दुनिया में बहुत ज्यादा प्रताड़ित में से एक वो है, उनके सपोर्ट में बात की थी, रोहिंग्यास के सपोर्ट में बात की थी। तो यूनाइटेड नेशन इस तरीके से आपका काम करता है। सो यस, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल is the body which mission is to promote which aim is to basically promote the rights around the world। और इसमें 47 मेंबर कंट्रीज हैं, जिसमें भारत भी इसका मेंबर आपको देखने के लिए मिलता है। और बेसिकली इसका काम ही ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन पे है, एंड इट्स स्टैगर्ड 3-year टर्म्स ऑन अ रीजनल ग्रुप बेसिस। 47 कंट्रीज हैं, एक कंट्री 3 साल के लिए आपका उसको मेंबर बनाया जाता है। हेडक्वार्टर रादर along with the other countries, along with the other major organizations, ज्यादातर हेडक्वार्टर्स आर इन यूरोपियन कंट्रीज, एंड इसका भी हेडक्वार्टर आपको जेनेवा, स्विट्जरलैंड में देखने के लिए मिलेगा। सो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज यूएनएचआरसी, तो यूएनएचआरसी इज एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच वर्क्स फॉर द ह्यूमन राइट। 47 members are approx there, जिनका टर्म होता है for 3 years, and basically there are approximately 47 members in that particular organization. So what is the aim? Aim is to investigate the problems which are faced by the communities who are not getting their rights or they have been violated. For example, LGBTQ women or any XYZ community or department. So yes, it investigate the allegation and the breaches of human right in United Nations member states and address the thematic human right issues such as freedom of association and assembly, freedom of expression, freedom of belief and religion, women rights, LGBTQ rights, एंड द राइट्स ऑफ द रेशियल एंड एथनिक माइनॉरिटीज। तो किसी भी तरीके का अगर आपको संगठन बनाने की आज़ादी नहीं दी जा रही है, किसी भी विमेन का प्रताड़ना हो रहा है, LGBTQ यानी कि लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, पैनसेक्सुअल, हमारे वहां पे LGBTQAI+ है, दैट मीन्स कि एसेक्सुअल तक की बात करते हैं। बट ऐसी बहुत सी कंट्रीज है वर्ल्ड में जहां 14 ऐसे अल्फाबेट्स हैं, अलग अलग तरीके का मतलब वर्ड्स आपको वहां देखने के लिए मिलेंगे या कम्युनिटी जो फील करती है। लेकिन यस, इन इंडिया वी कंसिडर LGBTQAI++ हमने रखा है। इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसा हो तो हम उसको भी एड ऑन करेंगे। बट यस, इनके राइट्स के लिए, किसी भी रेशियल तरीके के डिस्क्रिमिनेशन या एथनिक माइनॉरिटीज के लिए आप ये ऑर्गेनाइजेशन आवाज उठाती है। बट अक्सर देखा गया है कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंडियन फेवर में बहुत कम बात करती है। इंडिया में अगर किसी भी तरीके का वायलेशन होता है या गलती से कोई कर देता है तो एवरीवन इज लाइक इंडिया ने ये किया, इंडिया ने इस कम्युनिटी के लिए XYZ ये किया। बट जब इंडियंस के साथ बाहरी देशों में ऐसा कुछ होता है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो जिस तरीके से साउथ कोरिया, जापान और इस साउथ एशियन कंट्रीज में इंडिया के साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो, चाहे वो हो रहा हो, चाहे USA में और कनाडा में इंडियंस जो हैं उनको मारे जा रहे हैं ऑन द नेम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, तब कोई उसके बारे में बात नहीं करता। दैट इज द सैड रियलिटी। और हमारी कंट्री का कोई बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड भी कभी मेजरली देखने के लिए इसके अगेंस्ट नहीं मिला। जिस तरीके से USA और इजराइल के फेवर में बात ना होने की वजह से दे हैव लेफ्ट द मेंबरशिप ऑफ द कंट्री, इंडिया किसी भी मेजर ऑर्गेनाइजेशन से पता नहीं कि उस तरीके के स्ट्रॉन्ग स्टेप लेके क्यों नहीं दिखाना चाहता। बट ये स्ट्रक्चर, हालांकि ये हमारा डेवलपिंग कंट्री का जो टैग है वो भी एक मजबूरी है हमारी कि अगर छोड़ देंगे तो पैसा कहाँ से लाएंगे डेवलपमेंट के लिए।
अब ये पूरी तरीके से पैसा नहीं आ रहा, बट पार्ट ऑफ पैसा तो वहां से डेवलपमेंट के नाम पे मिल ही रहा है। करप्शन तो करना ही है ना, करप्शन के लिए पैसा चाहे कहीं से अपन नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितनी भी बेइज्जती हो जाए। पर चलिए स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सो यस, यूनाइटेड नेशन जो आपकी नेशनल जनरल असेंबली है उसके थ्रू ये मेंबर्स होते हैं। 47 सीट्स आपकी होती हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की, जिनकी हर एक सीट की जो टर्म होती है दैट इज फॉर 3 years, और कोई भी मेंबर ऑक्यूपाई नहीं कर सकता सीट फॉर मोर देन 2 consecutive years, यानी कि 2 साल लगातार 3-3 साल सर्व करने के बाद उसके बाद आप नहीं इसकी मेंबरशिप पा सकते। और इंडिया को 2021-22 में वापस इसकी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की सीट मिली थी। सो कैसे ये पूरा एक इन्होंने रीजनल ग्रुप के तौर पे इसको डिवाइड कर दिया है। दैट इंक्लूड्स 13 अफ्रीकन स्टेट्स हैं, 13 एशिया से हैं, 6 फ्रॉम द ईस्टर्न यूरोप पार्ट, 8 फ्रॉम द लेटिन अमेरिका एंड द कैरेबियन, दैट इज ग्रूलैक में आपकी लेटिन अमेरिकन कंट्रीज ब्राजील वगैरह आ गई। उसके बाद आपकी कैरेबियन कंट्रीज जिसमें आपकी क्यूबा और जमाइका, ये सारी कंट्रीज आ गई। 7 फ्रॉम द वेस्टर्न यूरोप एंड द अदर ग्रुप्स। तो इस तरीके से आपका इन कंट्रीज का जो 47 मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन होता है। नॉमिनेशन जो भी इनको आप इलेक्ट करते हैं वो इन रीजन से ही मेंबर्स को कंसिडर करते हैं। तो ये आप मैप पॉज करके देख सकते हैं कि कौन सी मेंबर कंट्रीज एंड कौन सी स्टिल जो है आपकी उस रेस में है। सो मेजरली जो वाइट वाली में है दैट बेसिकली फॉर्मर या फिर करंट मेंबर रह चुकी हैं, तो इन कंट्रीज को जो वो डिनोट करता है। नाउ आप हमेशा यूनाइटेड नेशन वगैरह का क्रिटिसिज्म देखने के लिए मिलता है, क्योंकि क्लियरली आपकी कॉन्फ्रेंस करने के बाद आपका ये ट्रम्प ने क्लियर बता दिया कि वाई आई हैव लेफ्ट यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, क्योंकि बायस्ड है। हमेशा यूएसए के अगेंस्ट काम किया है, यूएसए के फेवर, डिस्पाइट कि यूएसए का एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन और बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, बट स्टिल इसने हमेशा उसके अगेंस्ट काम किया। हमने इसराइल को सपोर्ट करने की बात की, उन्होंने वहां नहीं किया। यूक्रेन रशिया के मैटर में भी कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं रहा। दैट्स वाई हम इनको कोई तवज्जो अब नहीं देते हैं। हम खुद अपना लेवल पे खुद से ही काम कर लेंगे, बट इनको किसी भी तरीके का पैसा नहीं देंगे। सो व्हाट आर बेसिकली द एक्शंस, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने हर वक्त बेकार ही किया है। बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहां इन्होंने पॉजिटिवली एक्शन लिया है, बट आफ्टर यूक्रेन एंड रशिया वॉर, आफ्टर इजराइल का वॉर, सीरियन वॉर, ईरान एंड इजराइल का वॉर, हमेशा एक टेंशन ये बना हुआ है कि जो ऑर्गेनाइजेशन 1945 में बनी इसलिए थी कि अब कोई तीसरी वर्ल्ड वॉर नहीं होगी या किसी भी तरीके का वॉर नहीं होगा, वी विल मेक श्योर कि हम इस तरीके की वॉर अवॉइड करेंगे, होने ही नहीं देंगे। लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस ही डंबे में जाता हुआ दिख रहा है या जीरो होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज पिछले कुछ वक्त से वर्ल्ड ऑर्डर हिला हुआ है। कोई किसी को धमकी दे रहा है, मार दूंगा तुम्हें, मैप से खत्म कर दूंगा, और कुछ कंट्रीज तो प्लेटफॉर्म पे आ ही गई हैं, लड़ाइयां उनकी चल रही है, लार्ज स्केल पे ह्यूमन लॉस आपका हो रहा है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल को इसीलिए भी क्रिटिसाइज किया गया कि इजराइलीज की डेथ हुई तो उन्होंने उसको बहुत बड़ा ह्यूमन राइट काउंसिल कंसर्न नहीं दिखाया, बट जब आपकी पैलेस्टीनियंस की डेथ हुई तो ये कहा गया कि ओहो बहुत बड़ा लॉस है, एंड उसके अगेंस्ट इजराइल के लिए पेटिशंस या सैंक्शंस लगाने की बात की गई। इसीलिए बोला कि दैट दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज बायस्ड। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन, तो आप बाउंड्री मत बनाइए ह्यूमंस को लेके कि एक सर्टेन क्लास के ह्यूमन मरे तो आपने कुछ ज्यादा स्टैंड नहीं लिया, दूसरे सर्टेन क्लास के लिए तब आपने उसके लिए स्टैंड लिया। तो ये बोला गया कि यूनाइटेड हैज बीन नाउ स्टार्टेड फेवरिंग द मिडल ईस्ट, इसी रीजन की वजह से बाहर निकला गया। बट येस, देयर आर वेरियस मेजर एक्शंस जो लिए गए थे, चाहे वो म्यांमार का रोहिंग्यास इशू हो आपका, जैसे कि म्यांमार के रोहिंग्या इशू में ये देखा गया कि बेसिकली 2018 में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल हैज रिलीज्ड अ रिसर्च रिपोर्ट। दे हैव कंक्लूडेड कि व्हाट इज बेसिकली गोइंग ऑन इन म्यांमार, वॉर क्राइम पे एक रिपोर्ट बनाई, जो भी जेनोसाइड रोहिंग्या मुस्लिम्स का होता है, जेनोसाइड इज बेसिकली मास किलिंग काइंड ऑफ, यू कैन से। देन इस टाइम पे यूनाइटेड नेशन हैज कंडक्टेड 875 इंडिविजुअल इंटरव्यूज, रिसर्च किया, एंड दे हैव कंडेम्ड म्यांमार आर्मी एंड दे हैव क्लेम दैट 10,000 रोहिंग्याज लाइफ हैज बीन इफेक्टेड। तो स्टडी करने के बाद रोकने के लिए बात आपने की। देन इजराइल ह्यूमन राइट्स अब्यूज, उसने 2015 में भी
as I told you 2015 में they have supported Israel, they have said कि भाई so they have supported, I'm so sorry, Palestine, ठीक है. They said that in 2015 United Nations Human Rights Council voted resolution ensuring accountability and justice for all violation of international law in the occupied Palestinian territory including the East Jerusalem. Since 2006 the council has been voting for a review of alleged human rights abuses by Israel. So they said that Israel is from the 2006 is abusing the rights of Palestinian and the Israeli people are doing that they are dying, so that is not basically the concern of United Nations Human Rights Council. That's the reason Israel has also left the membership of United Nations Human Rights Council. Then there was a 2006 Lebanon conflict. Usme bhi they have made a special session and they have reported, and then after they have announced that ki we will going to support, we are criticizing this Lebanon conflict and we support the Lebanese people. क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑल्सो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल इज वर्किंग. क्यों? क्योंकि रिसेंटली वेरियस अफ्रीकन कंट्रीज हैव डिक्लेयर्ड इमरजेंसी बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फूड, लैक ऑफ वाटर. दैट्स व्हाई it is also a great loss for a human. That is also a violation of human rights. So that's why United Nation Human Rights Council is also working towards the climate change, because climate change is also affecting at a very large on the name of a natural disaster to the people. That's why now India and United Nations Human Rights Council, India is from the very initial part of United Nations Human Rights Council. As I told you, in 2021 India was re-elected as the member of United Nations Human Rights Council for 2024, 22 and 24 terms, and we said that we work on Samman, Samvad and Sahyog. ठीक है. We talk about 5 things about that and 5 में से 3 were here, that is Samman, Samvad and Sahyog. Whenever you are writing an essay, whenever you are writing an answer, please make sure you add these lines, because as I told you always, these are very important. It will going to give you edge marks in essays, writings or an ethics paper or international order paper. Then in 2021 India has also supported Sri Lanka in that particular matter, because at that time Sri Lanka was going through a mass economic loss and there was a large scale loss of human life. Human rights were violated. That's why in 2021 India abstained from the crucial vote of Sri Lanka rights record at United Nations Human Rights Council in Geneva. Then India said that in 48th session of your Human Rights Council, India said Pakistan has been globally recognized as a country openly supporting the training and financing of arming terrorists, including UN prescribed terrorists, as a matter of state policy, because the terrorist activities are also having a large scale impact on human rights. That's why recently में suddenly Hamas leaders has came to meet Pakistani minister. So this is also big concern for India कि Hamas and Pakistan मिलके ऐसा क्या प्लान कर रहे हैं जो भारत के लिए नुकसान हो सकता है. हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी लगी हुई है, बट ऑल ऑफ सडन Hamas का पाकिस्तान में आना, लीडर्स का पाकिस्तान में आना is a great concern for Indian security. तभी in 48th session of Human Rights Council we said that कि पाकिस्तान जो openly terrorism को finance कर रहा है, it will have going to affect directly to the human of the country, and it is directly violation to the norms of United Nations Human Rights Council. And also India hit out the Pakistan as well as OIC, that is Organization of Islamic Cooperation, for raising the Kashmir issue at United Nations Human Rights Commission, because we always said that कि Kashmir is our internal matter, इसमें interfere मत करो. But दिक्कत है कि नेहरू जी was the one who took this particular matter to United Nations Human Rights Council, because from there we have given authority to the international organizations and countries to interfere in our personal matter, that is the Kashmir issue. So yes, India has also criticized Pakistan and Islamic Cooperation. OIC is one of the largest religious organization, or you कह सकते हैं only one of the organization which is basically formed on the basis of religion. Now it's your homework. You have to send you have to write in our comments ki basically who are the members, who are basically the which countries are basically the members of OIC, that is Organization of Islamic Cooperation. In fact
Narendra Modi was invited as a guest of OIC, I guess in 2018 or 19. He visited there. And they have also asked to become the member of OIC, because India is the second largest in the world who has the highest number of Muslim population. But we denied, because we can't become the member of a Muslim organization or a Islamic organization. This is basically the India representation in OIC. And on a country level, we have made an organization for human right protection, that is the National Human Right Commission. This is basically a body. You will going to study in detail about this organization in your polity. So you also have to tell us on the comment that this particular organization, that is National Human Right Commission, is a constitutional body or non-constitutional body. Okay, that's it for today. Hope so you have understood. I have just tried my level best कि मैं आपको बहुत short तरीके में समझाऊं कि why these organizations are important and why USA has left many of these organizations. Thank you so much. Have a great day. Thank you.